हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 15 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। सेक्शन 15 हमें क्या बताता है? सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट द एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस। यानी कि कुछ ये सेक्शन 15 हमें कुछ ऐसे केसेस बताता है जिसमें हम टाइम को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो टाइम लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा। वो टाइम लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा। सेक्शन 15 हमें इस बारे में बताता है। सबसे पहले सबसेक्शन 1 सेज इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जब कोई पीरियड कंप्यूट किया जा रहा है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट किया जा रहा है किसका? ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। और ये चीज आप अपने बियर एक्ट में अंडरलाइन जरूर कर लें या हाईलाइट कर लें कि सूट या एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है ये वाला सबसेक्शन। द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ विच हैज बीन स्टेड बाय इंजंक्शन और ऑर्डर। और उसका इंस्टीट्यूशन, उस पर्टिकुलर सूट का इंस्टीट्यूशन या उसका एग्जीक्यूशन स्टे करवा दिया गया है किसी पर्सन के द्वारा, स्टे करवा दिया गया है इंजंक्शन से। द टाइम ऑफ द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द इंजंक्शन और ऑर्डर, द डे ऑन विच इट वॉज इशूड और मेड and the day on which it was withdrawn shall be excluded. जितने दिन वो इंजंक्शन चला, जिस दिन वो इशू करवाया गया था और जिस दिन वो विड्रॉ किया गया, ये सारा ही टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसेक्शन 1 को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मानो कि 22 जनवरी 2023 ये क्या हुआ? यहाँ पर इंजंक्शन लगवा दिया गया, इंजंक्शन मेड। ठीक है, इस दिन इंजंक्शन मेड या फिर इशू करवाया गया। फिर 22 अप्रैल 2023 को ये इंजंक्शन विड्रॉ करा गया, यानी कि हटा दिया गया। तो ये जो टाइम है, ये वाला टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये वाला टाइम लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं होगा। जैसे किसी के पास मान लो कि 3 साल का समय था सूट को फाइल करने के लिए, सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को जो है एग्जीक्यूट करवाने के लिए। उनके पास लिमिटेशन पीरियड 3 साल का था, लेकिन दूसरे बंदे ने, दूसरी पार्टी ने क्या किया? इंजंक्शन लगवा दिया उनके सूट पर या एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पर। ठीक है, जब इंजंक्शन लगा दिया तो ये वाला जो टाइम है, जिस समय इंजंक्शन इशू हुआ और जिस समय इंजंक्शन विड्रॉ किया, उसके बीच का जो टाइम है वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यानी कि 3 साल में से इस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये हमारा सबसेक्शन 1 कह रहा है। तो हमारा सबसेक्शन 1 हो गया। अब हम आएंगे सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको सेक्शन 80 सीपीसी में देखने को मिलेगा। सेक्शन 80 सीपीसी हमें नोटिस के बारे में बताता है। जब भी आप गवर्नमेंट को स्यू करना चाहते हैं तो आपको उन्हें नोटिस देना होगा, और वो नोटिस का टाइम पीरियड 2 महीने का होता है। सो इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट ऑफ विच नोटिस हैज बीन गिवन, किसी भी सूट का लिमिटेशन पीरियड हम कंप्यूट कर रहे हैं जिसके लिए नोटिस दिया जा चुका है, और फॉर विच द प्रीवियस कंसेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड। 2 केसेस बताए, या तो हमें नोटिस देना है या फिर प्रीवियस कंसेंट चाहिए या सैंक्शन चाहिए गवर्नमेंट का या किसी अदर अथॉरिटी का। In accordance with the requirements of any law for the time being in force, the period of such notice or as the case may be, the time required for obtaining such consent or sanction shall be excluded. भाई देखो, यहाँ पे समझते हैं सबसेक्शन 2 को। हम लोग यहाँ पे समझते हैं, जैसे वही पहले वाला एग्जाम्पल, डेट्स हम वही पहले वाले लेते हैं। इस दिन जो है नोटिस या कुछ भी नोटिस समझ लो, या प्रीवियस सैंक्शन, भाई क्योंकि हमें सैंक्शन चाहिए गवर्नमेंट का तो हमने इधर लगाया नोटिस कि हमें सैंक्शन चाहिए आपका। और अभी ये सैंक्शन आ रहा है 22/2/2023 को। तो सिंपल सी बात है ना, ये वाला टाइम एक्सक्लूड कर दो। जितना टाइम लगा सैंक्शन लेने में, जितना टाइम लगा किसी दूसरी अथॉरिटी का
मतलब कि वो अलाउ करें तब हम सूट इंस्टीट्यूट करें, तो वो वाला टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था इस वाले सबसेक्शन में। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है ये देखो, इन एक्सक्लूडिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट, जहां पर हम टाइम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये वाला टाइम जो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, the consent or sanction of the government or any other authority, the date on which the application was made, जिस दिन एप्लीकेशन लगाई गई फॉर obtaining the consent, यहाँ पर हम इस दिन को हमने एप्लीकेशन लगाई, ये डेट, ये वाली डेट, for obtaining the consent or sanction, and the date of receipt of the order of the government or other authority shall both be counted. भाई हमने इस दिन एप्लीकेशन लगाई, ये हमारा था जिस दिन हमने एप्लीकेशन लगाई वो वाला दिन, ये दिन हमारा था जब हमें मिल गई कि अब हम जो है कर सकते हैं, मतलब सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो ये वाला दिन भी कह रहे हैं, ये वाली 22 तारीख भी काउंट करी जाएगी और ये वाली 22 तारीख भी काउंट करी जाएगी। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने सेक्शन 12 में पढ़ा था कि फर्स्ट डे जो होता है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 12 वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो इन्होंने सीधे सीधे कह दिया एक्सप्लेनेशन में कि ये दोनों दिन भी काउंट किए जाएंगे, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सबसेक्शन 2। अब हम सबसेक्शन 3 पर आते हैं। देखो सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री बाय एनी रिसीवर और इंटरिम रिसीवर, कोई भी सूट या फिर कोई एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री किसी रिसीवर के द्वारा हो रहा है या किसी इंटरिम रिसीवर के द्वारा हो रहा है, अपॉइंटेड इन द प्रोसीडिंग फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ अ पर्सन एज इंसॉल्वेंट। भाई देखो इंसॉल्वेंट वाला अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, और उसके लिए कोई रिसीवर या कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया मान लो, ठीक है, अब उसके लिए कोई रिसीवर या इंटरिम रिसीवर को अपॉइंट किया जा रहा है, तो अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट, द पीरियड beginning with the date of institution of such proceeding and ending with the expiry of 3 months from the date of appointment of such receiver or receiver of such receiver तक as the case may be shall be excluded। एग्जाम्पल समझते हैं, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। सबसेक्शन 3 का एग्जाम्पल, अभी हम रिसीवर का एग्जाम्पल देख रहे हैं, यही सेम एग्जाम्पल हम लिक्विडेटर के मामले में भी देखेंगे। रिसीवर समझ लिया तो लिक्विडेटर अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो रिसीवर के मामले में क्या होगा, देखो जैसे मान लो 17 तारीख को 1/2023, 17 तारीख को 1/2023 यहाँ पर इंसॉल्वेंसी का मामला हुआ, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट हो गया बंदा। अब क्या, रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा। तो मान लो कि 29 तारीख को 29/1/2023 को रिसीवर को अपॉइंट किया गया कि भाई देखिए आप रिसीवर को यहाँ पर अपॉइंट किया गया, और क्या उसमें लिखा है 3 महीने तक, यहाँ पे देखिए द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग एंड एंडिंग विद द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। इस दिन अपॉइंट हो रहा है, यहां से अगर हम 3 महीने काउंट करेंगे तो 29/4/23 3 महीने उसे लगे भाई सारी चीजें देखेगा भी तो कि क्या 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 करना है क्या नहीं करना। रिसीवर हमने क्यों अपॉइंट किया, इसीलिए कि वो सारी चीजें देखे, किसको कितना पैसा देना है क्या नहीं देना है, कोई बंदा इंसॉल्वेंट अगर हो गया है तो कुछ ना कुछ डेट्स वगैरह उसकी नहीं होंगी, तो वो सारी चीजें देखने में 3 महीने का समय लगा मान लो, ठीक, मतलब 3 महीने का समय, क्या 3 महीने का समय दिया ही हुआ है हमें। तो ये जो 3 मंथ्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये जो एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स हैं, तो ये क्या कह रहा है, कौन सा टाइम एक्सक्लूड करा जाएगा, ये वाला टाइम एक्सक्लूड करने को कह रहा है, ये वाला टाइम, यानी कि 17/1/2023 से लेकर के 29/4/2023 तक का टाइम जो है ये एक्सक्लूड कर दिया जाए, इसको लिमिटेशन पीरियड में हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, यही सेम चीज जो है वो लिक्विडेटर के कॉन्सेप्ट में होगी, फिर से पढ़ेंगे लिक्विडेटर के लिए। In computing the period of limitation for any suit or application for execution of a decree by any liquidator or provisional liquidator appointed in the proceeding for winding up of a company। liquidator को क्यों अपॉइंट किया जाता है, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है
the period beginning with the date of institution of such proceeding and ending with the expiry of 3 months from the date of appointment of such liquidator as the case may be shall be excluded. फिर से एक बार समझ लो, लिक्विडेटर से समझ लो। लिक्विडेटर था, मान लो, ठीक है, लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया, कंपनी वाइंड अप होने वाली है, 17/1/2023 में पता चला कि कंपनी को वाइंड अप किया जाने वाला है, ठीक है। 29 तारीख को उस लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया और 29/4 तक जो है, उस 3 महीने तक, क्योंकि हम कह रहे हैं कि 3 महीने का टाइम दिया गया है, तो 3 महीने तक जो है उसकी प्रोसीडिंग वगैरह जो भी उसको अपना करना था वाइंडिंग अप के सिस्टम में, वो उसने किया लिक्विडेटर ने। तो इसमें उसमें क्या कहा कि जिस दिन से पता चला उस दिन से लेकर के 3 महीने तक का जो भी टाइम लगा वो सारा जो है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से एक्सक्लूजन का हमें समझ में आया सबसेक्शन 3 में क्या बताया गया। फिर आते हैं सबसेक्शन 4 पे। सबसेक्शन 4 कहता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट फॉर पोजेशन बाय अ परचेजर एट अ सेल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। भाई जब डिक्री का एग्जीक्यूशन हुआ है तो कोई भी पर्सन होगा, उस मान लो कि कोई घर था तो उसको वो परचेज कर रहेगा, कोई भी पर्सन, उसको हम लोग परचेजर कहेंगे। The time during which a proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded. जो भी टाइम लगा उस सेल की प्रोसीडिंग को सेट असाइड करने के लिए उसको एक्सक्लूड कर देंगे, सीधी सीधी बात कह रहा है, ठीक है। फिर सबसेक्शन 5 पर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ही है, बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी बात इसमें लिखी हुई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच, अभी जो भी हम कंप्यूट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन जब भी किसी सूट का, तो वो टाइम जब डिफेंडेंट हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, या ध्यान रखना यहाँ पे डिफेंडेंट की बात करी जा रही है, जब डिफेंडेंट एब्सेंट है इंडिया से, एब्सेंट था इंडिया से, एंड फ्रॉम द टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया, या फिर कहीं बाहर था, इंडिया के टेरिटरीज के बाहर था, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट टाइम शैल बी एक्सक्लूडेड। मतलब कि ऐसे समझो 17/1/2023 से लेकर के 17/2/2024 तक वो बाहर रहा, ये जो डिफेंडेंट था ये एब्सेंट रहा इंडिया से, तो ये जो पर्टिकुलर टाइम है, ये इस बीच का जो टाइम है लगभग 1 साल का, उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 15। आई होप आप लोग को सेक्शन 15 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।